जल्दी से यार होमवर्क भेज दिया करो ताकि आप लोगों का डिस्कशन वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आए ज़्यादा अपलोड करने में, है ना। चलो अब अपन देखते हैं। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरीके से अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैलकुलेशन करनी होती है, किस तरीके से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है, और किस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी रहती है जब कभी भी हमारे को एंगल वगैरह दे रखे हो तो क्या करना है ना। मैंने आपको बताया था उसमें एग्जांपल्स के फॉर्म में। अब आज अपन देखते हैं डायनेमिक्स, अपन अब देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या देखने वाले हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, जैसे मैं आप लोगों को वो सारी इक्वेशन वापस से तो डिराइव नहीं करा रहा हूँ, पर अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी, यही थी वेक्टर फॉर्म में अपन ने देखा था। वैसे इसके अंदर क्या आ जाती है, इसके अंदर इक्वेशन आती है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पे ओमेगा जो होता है वो क्या रहता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो ये होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ऐसे समझ लो बच्चों कि यहाँ पे सेम वो की वही इक्वेशंस आ रही है, बस उसको अपन क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में? सर्कुलर की फॉर्म में। अब जैसे मैं आपको कन्वर्जन करना भी बताऊंगा। थर्ड अगर अपन देखें तो क्या था, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, यही थी। यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ठीक है। एक फोर्थ इक्वेशन अपन ने वहाँ पे पढ़ी थी, वो थी s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, nth वाली जो थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई टू 2n माइनस 1, ये आ जाएगा। तो किसी भी nth टाइम पे ये सारी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इक्वेशंस कैसे आई, तो देखो अपन फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो मुझे पता है v की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू आर के इक्वल, जहाँ पे r जो होता है वो रेडियस होती है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल इंटू आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू आर, और a, यहाँ पे a जो लेंगे वो मैंने बोला था कि ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये a जो होता है ना, वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर अल्फा। तो ये r इंटू अल्फा इंटू टी है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, वही चीज निकल के आ रही है, r सब में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही मैं एक और बता देता हूँ, पर ज़्यादा इसमें हर एक को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे u जो है वो तो क्या लिखोगे, ये आ जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू आर, s जो लिखोगे क्या आएगा, r इंटू थीटा, क्योंकि रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल ही तो लीनियर डिस्टेंस होगी, और यहाँ पे a जो होगा वो at होगा, यानी r इंटू अल्फा। तो यहाँ जब आप पुट करोगे आएगा r इंटू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू आर प्लस हाफ r इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो जब अपन देखेंगे तो आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, यहाँ t आएगा, इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है। अब अपन इसको इन इक्वेशंस को अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन करनी। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं, मान लो आपसे बोल दिया जाए फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड of a clock
जो क्लॉक होती है उसके अंदर आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। किसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है? जो सेकंड हैंड है और एक मिनट हैंड है उसकी। अब देखो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ बच्चों, जैसे अपन बात करते हैं कि ये क्लॉक हो गई, ठीक है, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9 ऐसे होता है ना। अब मुझे पता है टाइम पीरियड ऑफ अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से ये पूछा भी था कि सर पीरियोडिक मोशन क्या होती है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जब अपनी वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे क्लॉक हो गया, क्लॉक होती है तो उसका पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि हर 12 घंटे के अंदर क्या होता है कि आवर वाली सुई होती है, वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करती है। तो पीरियोडिक मोशन के अंदर ये चीज़ ध्यान में रखना, अब वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करती है। पर क्या होता है, एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ हूँ, कल जिस टाइम, जैसे आज 12 बजे मैं यहाँ पे हूँ, कल 12 बजे वापस यहाँ आ जाऊँगा, तो क्या मेरा मोशन वही हुआ क्या पीरियोडिक? नहीं बच्चों, पीरियोडिक मोशन टाइम के साथ साथ पाथ भी सेम होना चाहिए, तब जाके आप पीरियोडिक मोशन कहोगे। जैसे ये सेकंड वाली सुई यहाँ पे 6 बजा रही थी जिस टाइम पे, बाद में भी अगर 6 बजा रही पर उसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अदरवाइज इसे पीरियोडिक मोशन नहीं बोला जाएगा, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड क्या होता है भाई? 1 मिनट वाली जो है उसको कितना टाइम लगता है रिपीट करने में? 60 मिनट्स। यही होगा, ठीक है। तो यहां अगर अपन देखें तो कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स। तो मुझे बताओ, अगर मैं ओमेगा निकाल लूंगा तो क्या लगाएं? 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 60 मिनट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गई? रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सेकेंड हैंड क्या वो जिसमें जो किसी और ने यूज किया हुआ हो? नहीं, जो सेकेंड की सुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड उसका होता है 60 सेकेंड, तो वहां क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। अगर मेरे से ऐसे ही पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड, तो आवर एंड के लिए जब आप बात करोगे तो आएगा 12 आवर्स। तो 12 आवर्स होगा तो ओमेगा जब आप लिखोगे तो क्या आएगा? 2 पाई बटे 12। अब घंटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60 यानी 2 पाई। ये कितना आ जाएगा? अब देखो, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से समझना, सबसे कम जो टाइम होता है या जब सबसे कम जो एंगुलर स्पीड से घूम रही होती है वो कौन? आवर एंड की, फिर उसके बाद मिनट एंड की, फिर उसके बाद सेकेंड एंड की, है ना। अब जैसे ऐसे ही एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अब इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आने लगे, है ना। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 2,0, a particle start from 2,0 with constant speed 4 meter per second with in circular path of radius 2 meter। एक पार्टिकल है जो 2,0 से स्टार्ट होता है, कहां से? 2,0 से, विद कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। फाइंड फर्स्ट ओमेगा, है ना, या अगर अपन से पूछा जाए तो ये हो गया ओमेगा एफ टी। ये आपसे पूछी हुई है कि ओमेगा एफ और टी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर दूसरा आपको बताना है एंगुलर
या अल्फा भी बताना, एंगुलर स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, है ना। थर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। फोर्थ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आफ्टर 4 सेकेंड। फिफ्थ, टोटल डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। सिक्स्थ आपसे पूछा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इफ सेंटर इज 0,0 को आपको सेंटर मान के चलना है। सिक्स्थ हो गया। सेवंथ से पूछा है वेलोसिटी वेक्टर बताओ, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो ये इतने तरह के क्वेश्चन एक ही उसमें पूछे हुए हैं हमारे से, वो कहा है कि आप इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले सभी बच्चे मुझे बताएं कि यहाँ तक के पार्ट सभी को समझ में आ गया। जल्दी से, आज लेट हो गए आप लोग। खैर मैं भी लेट हो गया, पर मेरी क्लास चल रही थी बच्चों, में लेट नहीं हुआ। 12th वालों की क्लास चल रही थी, इस वजह से उनके टॉपिक को मैं बीच में छोड़ नहीं सकता था, इस वजह से मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी है। सभी बच्चों को यहाँ तक ये इक्वेशंस क्लियर है कि किस तरीके की इक्वेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब अपन इसको अप्लाई करना सीखेंगे। जल्दी से रिप्लाई करके, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से रिप्लाई करो। अब मैं देखो ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर अपन उसको सॉल्व करना सीखेंगे। मैं एक और इसी टाइप का एक बड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई कर दें। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलो इसके बारे में क्या चीज़ है। देखो बच्चों, उसने कहा है कि एक पार्टिकल है जो 2,0 से स्टार्ट होता है। क्या है? एक पार्टिकल है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2,0 से। और 2,0 से स्टार्ट होने के बाद सेंटर को अगर आप 0,0 मानते हुए चलते हो तो वो एक सर्कुलर पाथ में जाता है कांस्टेंट स्पीड से। किससे? कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मैं आपको इस चीज़ में बताऊंगा वो ध्यान से देखना। पहली चीज़, जब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये मैंने बना दिया भैया इसके लिए कि ये हमारा, ठीक है, ये हो गया 2,0, ये 0,0 और ये हो गया -2,0, ठीक है। जब अपन इसको सोल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ो। उसने क्या बोला हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इससे क्या चीज बोल सकते हो, जब आप यहाँ पे कहोगे तो ये कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों है? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होने वाला है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, यानी आर अल्फा की वैल्यू 0, यानी अल्फा भी क्या आ गया, 0। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब कभी भी मुझे कांस्टेंट स्पीड दे रखी होगी, जब कभी भी कांस्टेंट स्पीड दे रखी होगी तो वहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा वो तो यूनिफॉर्म होगा, पहली चीज। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी 0 होगा और अल्फा भी क्या होगा वहां पे, 0। तभी वो आपसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, ठीक है। दूसरा आपने से क्या बोला हुआ है कि रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, 2 मीटर, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा जाए पहली चीज, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओमेगा, तो ओमेगा होता है V/R, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा 4/2 यानी 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा मेरे से पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ω/2π, यानी क्या आ जाएगा 2/2π यानी 1/π हर्ट्ज। अगर मैं टी की बात करूं तो टी होता है 1/f यानी 1/1/π यानी आ जाएगा π सेकेंड, यानी इसका जो टाइम पीरियड आने वाला है वो कितना आने वाला है, π सेकेंड।
अल्फा आपने बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या आ गया 0। एक और चीज इसमें है कि AC का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे आप ऐसे कह सकते हो v²/r। अब यहाँ तो वैसे ही देखो पार्टिकल जब ऐसे स्टार्ट हुआ है 2,0 से, क्या है 2,0 से सेंटर अगर आप ओरिजिन मान के चलोगे तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं कि वो कोई दूसरे तरीके से चला जाए। तो जब ये दूसरे तरीके से नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 4² यानी कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 16/2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। 80 हमारे पास 0 है, AC हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड आया, तो n8 की बात करूंगा तो क्या आएगा, यह आएगा AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, जो कि 8 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है, स्क्वायर सॉरी है ना, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। अब अपने से पूछा गया है सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में मैं अगर यहाँ सॉल्व करूंगा तो हमारे से पूछा हुआ है ओमेगा क्या होगा 4 सेकंड के बाद। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस अल्फा जो है वो 0 है तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है। तो हमें पता है अल्फा इनिशियल और फाइनल बराबर होंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2 रेडियन पर सेकेंड ही आने वाला है। यानी 4 सेकेंड के बाद भी अगर एंगुलर स्पीड की बात करेंगे तो वो 2 ही आएगी, ठीक है। थर्ड अगर हमारे से पूछा गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, पर यहाँ पे वापस से ये 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा ओमेगा कितना 2 टाइम कितना 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 8 रेडियन, कितना आ गया 8 रेडियन। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब देखो बच्चों ये ध्यान में रखना, इसको मैं थोड़े अलग पार्ट से सॉल्व कर दूं, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है वैसे फिलहाल। ये ध्यान में रखना जब अपने से पूछा जाए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई। भाई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, तो ये आएगा 8/2 पाई, यानी क्या आ गया 4/पाई। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों तो टोटल डिस्टेंस की। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं 5th वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ टोटल डिस्टेंस वाला, तो टोटल डिस्टेंस में मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊं, पर कोई जरूरी नहीं है बच्चों, अपने को पता है s इज इक्वल टू r इंटू थीटा होता है, वो लगाओ। थीटा आपने निकाला, ये कितना है 8 रेडियन, रेडियस कितनी है 2, कितना आ जाएगा 16 मीटर, है ना। फिर इसके बाद अगर अपन कहें कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इफ सेंटर इज 0,0, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 6th वाला पार्ट इसको मैं अलग पेन से ही कर दूं तो ज़्यादा ठीक है। 6th वाले पार्ट ने कहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूं तो एंगल कितना आया 8 रेडियन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है 8 रेडियन। डिग्री में देखें तो 8 इंटू 180/पाई। अब 180/पाई को ऑलमोस्ट अपन मान के चल रहे हैं, ऑलमोस्ट होता नहीं है पर मान के चल रहे हैं 8 इंटू 60 डिग्री की 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 480 डिग्री। कितना आ गया 480 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ 480 डिग्री में क्या होगा, जब ये एक बार घूम चुका होगा तो 360 डिग्री होगा। फिर यहां से समझ रहे नहीं समझ रहे, 360 डिग्री घूम चुका है ये। अब ये जब इससे देखोगे तो यहां से क्या यहां आया है कितने पे 120 डिग्री पे, ये तो आ गया 360 डिग्री और यहां से क्या आ गया 120 डिग्री, यानी कितना ये आया 30 डिग्री। तो जब अपन बात करेंगे तो बात करने पे ये आ चुका है कि पार्टिकल जो है वो सर यहाँ पहुँचा है कितने पे, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मुझे कोऑर्डिनेट बताने तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर ये बताना हो तो ये लिखोगे 2 cos 30
और ये कितना होगा 2 साइन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये आएगा 2 cos 30 और ये आ जाएगा 2 sin 30। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, -2 sin 30 कॉमा 2 cos 30 x और y की फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा ये -1 √3। ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं पार्टिकल के। अब आप सोचोगे कि सर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसी में, तो वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में लिखी जाएगी। कैसे, यहाँ पे पार्टिकल है, ध्यान से समझना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, होगी। ये एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ उसके 2 कंपोनेंट होंगे ऐसे, ये 30 तो ये भी कितना 30, तो ये भी कितना 30। एंगुलर लीनियर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या आया 4 cos 30 और ये कितना आया 4 sin 30। तो अपन क्या लिखेंगे कि v वेक्टर इज इक्वल टू -4 cos 30 i कैप -4 sin 30 j कैप, यानी अपन लिख सकते हैं -2 √3 i कैप -2 j कैप। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट थे, पर अपन ने उसको एक इजीएस्ट फॉर्म के अंदर इसको सॉल्व किया। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दें। जल्दी से सभी चीज़, अगर सभी को एक चीज़ क्लियर है तो रिप्लाई कर दो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो एक एक करके चीज़ों को पकड़ा करो कि कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, अच्छा सर ने कहा था कि जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, और जैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 पाया वहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चुका है। फिर उससे अपन ने देखा है कि एंगुलर स्पीड को डायरेक्ट v/r लिख दिया, t को अपन 1/f लिखते ही हैं, f को ω/2π, अल्फा 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, इन सब की कैलकुलेशन अपन ने वहाँ पे। चलो नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर अपने जो चीज़ें वो थोड़ी चेंज हो रही होगी, बस उसके अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो मान लो आपसे बोला जाए ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 4,0 नहीं 0,4 with speed 2 meter per second, with speed 2 meter per second, with angular acceleration 2 radian per second। ठीक है, आपसे बोला हुआ है एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0,4 से, स्पीड आपको ये दे रखी है इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर। ठीक है, आपसे बोला हुआ है इफ सेंटर is 0,0, find out first ओमेगा। ठीक है, ये t = 0 की बात कर रहे हैं अपन, t = 0, ओमेगा बताना है, AC बताना है, AT बताना है, A नेट बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी किस पे, उस पे, है ना। और उसके बाद आपको बताना है
एंगल ऑफ ए नेट फ्रॉम ए सी। सेकेंड आपको बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा ए सी ए टी ए नेट एंगल ऑफ ए नेट फ्रॉम ए सी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, और आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी वेक्टर। आप चाहो तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट उसके हिसाब से मैं आपको करना बता रहा हूँ, ताकि मान लो कभी अपने को क्वेश्चन आए तो वहाँ पे अगर एंगल दे रखा हो तो घबराना नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो सबसे पहला काम ये हो गया, जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये हमें दे दिया कि एक पार्टिकल है ये हो गया 0,0, ये आया 0,4, ठीक है, ये 4,0, ये -4,0 और ये 0,-4, यही है। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, इस जगह से, ऐसे इस जगह पे स्टार्ट होता है, और फिर आपसे ये बोलता है t इज इक्वल टू 0 ओमेगा ए सी, ये सब क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी कि अल्फा में दे रखा है कितना है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, है ना, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। रेडियस आपको दे रखी है 2 मीटर। अब सबसे पहले बात करें तो पहली चीज तो आप क्या लिखोगे कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है वो किस में जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। दूसरी अपन अब इसमें चर्चा करते हैं ओमेगा की। तो ओमेगा आएगा अपने v अपॉन आर, v कितना है 2, रेडियस 4 है ना यहाँ, तो 2 डिवाइड बाय 4 कितना आया हमारे पास 1/2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। फिर अगर अपन बात करें किसकी, AC की, तो AC क्या होता है v² अपॉन आर, v कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 4, यानी ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AT की बात करें तो AT कितना आ जाएगा, AT होता है R इंटू अल्फा, R कितना है 4 और अल्फा कितना है 2, तो ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर अपन बात करें बच्चों A नेट की, A नेट क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना 8 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना है √65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर यहाँ क्या निकल के आया 65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज निकल के आई है। वॉइस वगैरह क्लियर है। आंसर यहाँ क्या निकल गया 65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज निकल गई। अब देखो जैसे यहाँ पे ये चीज निकल गई, अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर उसने कहा है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड,
किसकी बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। उसने कहा है ओमेगा, AT, AC इन सब के बारे में आप चर्चा करो। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि ये अल्फा जो है वो एंगुलर स्पीड को बढ़ाएगा, और जब एंगुलर स्पीड को बढ़ाएगा तो सारी चीजें चेंज होगी। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखोगे कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल कितनी थी जो आपने निकाली, कितनी 1/2 प्लस अल्फा कितना आया था, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2, कितना आ गया हमारे पास, यह आ जाएगा 9/2, यही आएगा 9/2 रेडियन पर सेकेंड। तो पहला पार्ट अपन ने निकाल लिया कि रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। अब बात करते हैं AC की। तो AC के लिए पहले V पता होना चाहिए। तो V क्या होता है, ओमेगा इंटू R। R कितना दे रखा है 4, ये कितना 9/2, तो ये कितना आ जाएगा देखो 18 मीटर पर सेकेंड। यानी उस टाइम पे जो लीनियर स्पीड थी वो 18 मीटर पर सेकेंड थी। तो जब मैं AC निकालूंगा ना बच्चों, तो AC क्या आएगा V²/R, यानी 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस 4, कितना आ जाएगा जब आप निकालोगे तो ये आएगा 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो ये 9 कर दोगे तो ये आ गया 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आया कि नहीं आया, 80 तो वो का वही रहना है क्योंकि वो तो होता है R इंटू अल्फा। अल्फा तो कांस्टेंट है आपका, यानी अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये आया R तो 4, अल्फा 2, यानी कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एंगल क्यों नहीं निकाला। यहाँ पे एंगल निकालना तो इजी था बच्चों, इस जगह पे अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करूँ तो क्या जाएगा, जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर आप कहोगे तो इस जगह पे क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा कि, ये देखो AC की डायरेक्शन ए से, AT की डायरेक्शन ए से, यही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो ये मैंने आपको बता भी रखा है क्या आता है, AT/AC। कितना है AT 8, AC कितना है 1, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 8। ये हमारा आंसर आया पहले वाले में, तो है ना। सेकंड वाले केस में जब मैं यहाँ A नेट निकालूंगा तो अब A नेट चेंज हो चुका है, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 81 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। जो भी आएगा आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, है ना। इस जगह पे अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा AT/AC, ये तो फिक्स रहने वाला है, यानी 8 डिवाइड बाय 81। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 8 डिवाइड बाय 81। अब बात करते हैं बच्चों थीटा की। तो थीटा के लिए इक्वेशन क्या लगाया, ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा कितना था इनिशियल ओमेगा हमारे पास आया था 1/2, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ अल्फा कितना है, अल्फा 2 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, ये इससे कैंसिल 5, यही आएगा 5 रेडियन हमारे पास आ चुका है। अगर मैं लीनियर डिस्टेंस की बात करूँ तो R इंटू थीटा, यानी रेडियस कितनी 4 इंटू 5, यानी 20 मीटर आ चुकी है। और अगर अपन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो θ/2π, यानी 5/2π, यानी कितना आ गया, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ चुके हैं। अब मैंने एंगल के लिए आपको बताया था कि 5 रेडियन है थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 180/π, या आप ऐसे कह सकते हो 60, यानी 300 डिग्री का एंगल है। बताया था ना ये 60 तक अगर आप मानो तो यहाँ क्या जाएगा, देखो ध्यान से, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 90 90 90 हो गया और यहाँ आ गया, क्योंकि 270 प्लस 30 कितना हो गया। तो यहाँ वाले कोऑर्डिनेट अपने को बताने हैं, तो कैसे बताओगे, ये 4 है तो ये कितना आएगा 4 cos 30, और ये कितना आएगा 4 sin 30। तो यानी R वेक्टर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा 4 cos 30 i के प्लस 4 sin 30 j के, यानी कितना आ गया 2√3 i के प्लस 2
जे केप। ऐसे ही आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी इस जगह पे 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी यहाँ पे और कितनी है ये निकाली 18 मीटर पर सेकंड। क्या ये और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे 18 cos 30 और ये 18 sin 30। तो क्या लिखेंगे अपन वेलोसिटी वेक्टर, v आ जाएगा हमारे पास -18 sin 30 i केप प्लस 18 cos 30 j केप। तो इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखो मैंने दोनों तरीके एक ही एग्जाम्पल के अंदर इतने पार्ट करवा दिए जिसके अंदर अपने से जितने भी पॉसिबल चीजें हो ना, वो जो भी पूछी जाए अपन सॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्योंकि इनको दो क्वेश्चन मत समझना बच्चों, ये एक टाइप से 30 क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर 10-10 पार्ट तो होंगे ही सही, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो सभी बच्चे अगर यहाँ तक समझ चुके हैं कि काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन के आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो अपन ने देख लिए। बाकी और भी बच्चे, केवल एक का ही रिप्लाई आ रहा है भाई, सभी बच्चे रिप्लाई करके बताएं। बाकी सबका भी रिप्लाई आना चाहिए। जो बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो भी रिप्लाई करें। चलो, तो ये तो था बच्चों काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन का, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब अपन देखते हैं कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है। डायनेमिक्स का मतलब सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई ना कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, इट इज एन रिक्वायरमेंट फॉर द सर्कुलर मोशन इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। और कोई छोटा सा आर्क भी अगर उसने फॉलो किया है ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, उसने एक रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है, जो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो अब अपन देखने वाले हैं सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या देख रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। अब अपन प्योर सर्कुलर मोशन के अंदर ये देखेंगे भी कोई भी चीज अगर घूमती है तो उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, पहली चीज तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको एक चीज बताई ना, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर घूमेगा तो उसको एक रिक्वायरमेंट तो फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी, अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r, जहाँ पे v क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन अगर हो रही है तो होगा ही, चाहे यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, इट इज
and requirement of circular motion, whether it is uniform और नॉन यूनिफॉर्म। क्या है कि ये एक रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है, ये एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। मतलब आप ये लिखोगे कि व्हेन मेजरिंग फ्रॉम ग्राउंड एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी, जहां पे अपन लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे v क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना। r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ना। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी कहो, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें हो रही होती है। अब देखो समझना ध्यान से, अगर मैं मेजर करूंगा, पहली चीज व्हेन वी मेजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर करूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। और अगर मैं मेजर करूंगा व्हेन वी मेजर विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, तो फिर क्या लिखोगे, एफ नेट, फिर अपन लिखेंगे फोर्स विल बी बैलेंस्ड, और वहां पे जो सूडो फोर्स यूज करेंगे वो क्या आ जाएगा, एम ए सी, जिसे अपन क्या लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप मेजर कर रहे होंगे तो क्या जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और जब आपको, जैसे अपन उसके अंदर करते हैं ना सिंपल सूडो फोर्स वाले केस के अंदर भी, तो मैं क्या वहां पे क्या चीज बताई थी कि आप सूडो फोर्स अप्लाई करो, फोर्सेस को आपस में क्या कर दो, बैलेंस कर दो। वही चीज यहाँ पे भी है ना। जैसे मैं आप लोगों को सिंपल अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है ना। जैसे मैं आपको एक पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो कि एक ब्लॉक है जिसका मास हो गया 2 kg, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे यूं घुमा रहे हो, यूं, समझ रहे हो ना, ऐसे घुमा रहे हो, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख के बीच में से बांधा हुआ है जो कितना है, 2 मीटर की रेडियस है, और आप इसको घुमा रहे हो किससे, 4 रेडियन पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा हुआ है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी। तो अब अपने को एक चीज पता है, देखो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि अपने से बोला हुआ है कि सेंटर के अंदर, सेंटर की रेस्पेक्ट में इसमें घुमा रहे हैं, तो अब आप क्या लिखोगे कि टी इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा, टी, और कोई फोर्स तो है नहीं। अब आप कहोगे कि सर एम जी क्यों नहीं लिया, बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है, एम जी तो नीचे लगता है ना, इसको रोके रखने वाला तो टेंशन ही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू मास कितना 2, ओमेगा कितना 4, और ये कितना हो गया 2, कितना आ गया 16 इंटू 4, कितना आ जाएगा 64 न्यूटन। तो ये हमारा निकल के आ चुका है 64 न्यूटन। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 64 न्यूटन की। जैसे और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात। जैसे मान लो हमने ये हॉरिजॉन्टल टेबल ली,
है ना, और इस पे ये छोटे छोटे पार्टिकल बांधे हुए हैं, और ये रेडियस 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, ये 2, ये 3 और ये 4, ये केजी में। अब आप इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो एक चीज ध्यान में रखना, देखो मैं एक और नोट पॉइंट यहां पे बता दूं। कभी कभी हमारे से पूछा जाता है, पहले तो इसमें ये पूछा जाए फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग के अंदर आपको टेंशन बतानी है। अब मैं जो बात बता रहा था बच्चों को क्या है, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि ये एक मार्कर है, ध्यान से समझना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे घूम रहे हो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पूरी सर्कुलर मोशन में जितने भी मार्कर के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में क्या चीज़ सेम है, मतलब आपसे पूछा जाए क्या वेलोसिटी सेम है या एंगुलर वेलोसिटी। तो एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि जैसे कोई एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है जो एक रोड के ऊपर रखे हुए हैं, जब वो सारे सर्कुलर मोशन करेंगे ना तो उनकी लीनियर स्पीड क्या होगी, अलग अलग, पर उनकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम, जिसकी वजह से वो सेम टाइम पे एक जगह पहुंच पाते हैं, अदरवाइज वो सेम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर अपने को यहां लिखना हो तो नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन रोड आर मूविंग इन सर्किल all will have same angular velocity while their linear speed are different। क्या है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एक रोड के ऊपर है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर रोड के ऊपर है और वो सर्किल के अंदर मूव कर रहे हैं तो सबकी क्या चीज सेम रहने वाली है, एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड उनकी क्या होगी, डिफरेंट। अब जैसे देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करना बताता हूँ। मान लो ये मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने ए का डायग्राम बनाया, हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कितना, क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्किल। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे mg का कोई रोल नहीं लेना है। तो देखो यहाँ क्या होगा, इधर की तरफ टेंशन मान लेते हैं T1, ए का डायग्राम बना रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा T2। तो इसके लिए क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R1, यानी क्या लिखोगे 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना है, यहाँ 2 रेडियन कर लेना, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर जब अपन बात करेंगे सेकंड वाले के लिए, किसके लिए, बी वाले के लिए, तो बी वाले के लिए आप देखोगे तो क्या आएगा, बी वाले के लिए यानी 3 kg वाले के लिए T2 इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है T3। तो जब अपन यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R2, पर यहाँ आप रेडियस कितने की है, ये कितने पे घूम रहा है, 4 मीटर की पे, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आया। अब जिससे मैं 4 kg यानी सी वाले की बात करूंगा, ये तो 2, ये आपके 3 यानी बी वाला, और ये आ गया हमारे पास 4 यानी सी वाला, यहाँ आ जाएगा T3, क्या आ जाएगा T3 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R3, यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये मास इसका तो था 3, यहाँ आएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू इसकी रेडियस आ जाएगी 6, यानी यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, T3 की वैल्यू डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96, तो T3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, कितना है 96 न्यूटन, यानी यहाँ पे जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 96 वाला आने वाला है ना। T3 की वैल्यू 96 न्यूटन आ गई। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो, क्या आ जाएगा T2 माइनस 96 इज इक्वल टू, ये कितना आया देखो 3 इंटू 4
12 इंटू 4 कितना हो गया 48, तो कितना आ जाएगा 48, यानी T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 न्यूटन, यानी इस बीच वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी 144। अब T1 माइनस 144 जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 4 16, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई 160 न्यूटन। तो जैसे इसके अंदर बात कर रहे हैं ना, वैसे जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि मान लो अगर लाइन से बहुत सारे लोग रस्सी के अंदर खड़े हुए हैं और सबसे ऊपर जो है उसको सबसे स्ट्रांग होना पड़ेगा हिंज के पास, क्योंकि अगर वो छूट गया तो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, नीचे वाला अगर गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसमें भी है कि जो सबसे पास वाली स्ट्रिंग जो हिंज के पास वाली होगी उसमें हमेशा सबसे ज्यादा टेंशन आएगी, चाहे कैसा भी केस आए। टेंशन जो आने वाली है वो जितना ज्यादा हिंज के पास में रहोगे उसके पास टेंशन सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, मान लो फ्रिक्शन का क्वेश्चन देखें तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, क्या है एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसको अपन घुमा रहे हैं और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, आपको बोला हुआ है म्यू एस की वैल्यू 0.5, म्यू के की वैल्यू 0.4, ठीक। आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पे ये जो रेडियस है वो 2 मीटर की है, आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर नॉट स्लिपिंग, कि यहाँ पे स्लिप नहीं होना चाहिए, ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mv²/r या m⍵²r है ना। पर अगर आप पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जैसे ही मान लो मैं इस पे जाके बैठ गया तो मुझे क्या लगेगा, जब ये घूम रही होगी तो मेरे पे फोर्स इधर लगेगा, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FF। सूडो भाई घूम रहे हो तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रोक के रखेगा, तो ये FR आ गया। तो आप यही तो लिखोगे ना बच्चों की FR इज इक्वल टू FF। FR की वैल्यू क्या आएगी भैया म्यू mg, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ mg लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो म्यू mg इज इक्वल टू m⍵²r। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल, म्यू की वैल्यू, कौन सा फ्रिक्शन है जो डिसाइड करता है मूवमेंट 0.5 स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी यहाँ आएगा 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू ω² और रेडियस की वैल्यू 2, तो यहाँ आ गया ओमेगा की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि जब यहाँ आप देखोगे, सॉरी 5 नहीं, ये इससे √2.5 आ जाएगा, ठीक है, √2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये था बच्चों इसके अंदर डायनेमिक्स के अंदर। अभी अपन इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी देखेंगे। डायनेमिक्स के अंदर ये वाला पार्ट भी आएगा कि जब किसी ब्लॉक को किसी हेमिस्फीयर के ऊपर से रिलीज करते हैं तो क्या होता है, कॉनिकल पेंडुलम, ब्रेकर वगैरह के केस देखेंगे कि कहाँ पे वेटलेस आने के चांसेस होते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी वेट होता है। फिर अपन ये देखेंगे कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। फिर अपन देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला केस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन के अंदर, है ना, रिंग, और उसके अंदर अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि जब ये वाले केस जो अपन पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन सॉल्व करने में अपनी हेल्प करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है अभी तक का जो, वो अच्छे से पढ़ना, और मैंने आप लोगों को होमवर्क की बोला हुआ है, जिन जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आया वर्क पावर एनर्जी का वो भेज दें, आप लोगों का डिस्कशन वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वीकेंड के बाद वहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल रहूँगा, जिनको जो भी डाउट्स है वो आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।